नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सबका जीके टॉनिक में स्वागत करता हूं। और आज से हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप सबको पसंद आएगा और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। विदाउट वेस्ट एनी टाइम पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जॉन ने कहा सोरेन मेरी दादी के इकलौते बेटी की बेटी है। तो यहाँ पे जॉन आप खुद को मान लीजिए और फिर अपने आप को क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं जॉन हूँ और मेरे दादी के इकलौते बेटे यानी मेरे फादर की बेटी, तो उससे जॉन, तो सोरेन जॉन से कैसे संबंधित है, उसकी सिस्टर लगेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है और ज़मीन के साथ 6 डिग्री का कोण बनाती है। गाइस 6 नहीं है, ये 6 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। ठीक है, कृपया आप इसको ठीक कर लें। दीवार के साथ पैरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसकी दूरी ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है और इसकी दूरी 20 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं cos 60 बराबर में BC/AC का। तो cos 60 हमारा होता है 1/2 इजिकल टू BC/AC। हम यहाँ पे BC और AC की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/2 इजिकल टू BC/AC 20 दिया, 2 से 20 को काट देंगे तो BC इजिकल टू 10 मीटर हमारी दूरी आ जाएगी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जीव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गाइस इसको हम इकोलॉजी कहते हैं, हिंदी में परिस्थितिकी अध्ययन। बात करें सूक्ष्म जीव की तो इसमें हम फंगई और बहुत ही सूक्ष्म बैक्टीरिया यानी माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरियाज का। और कीट विज्ञान में हम कीड़ों का अध्ययन करते हैं और पक्षी विज्ञान में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट शॉट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेज़ी से नीचे की ओर हिट करते हैं? तो गाइस जो लोग बैडमिंटन खेलते होंगे उनको पता होगा, इसको हम स्मैश कहते हैं। बात करते हैं वुड शॉट की, तो वुड शॉट हमारा होता है गोल्फ में। बात करें हेयर पिन शॉट की तो ये हमारा बैडमिंटन में ही होता है। और ड्राइव, ये तो आप सबको पता ही होगा कि क्रिकेट में ड्राइव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रीजनिंग का है, जिसमें हमें साइन चेंज करके आंसर निकालना है। तो हमें माइनस की जगह क्या लेना है? डिवाइड लेना है। और प्लस की जगह हमें क्या लेना है? प्लस की जगह हमें मल्टीप्लाई लेना है। और मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या लेना है? वहाँ पे प्लस लेना है। तो 5 7 जा 35 इंटू में 6 प्लस में 7, तो 6 7 जा 42 प्लस में 7 इक्वल टू 49 हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 3 संख्याएं हमें दी हुई 4 5 और 7 के अनुपात में, और इनका योग हमें दिया हुआ है 320। तो इनका योग कितना हो गया? 7 5 12 और 4 16। 16 की वैल्यू हमें दी हुई है 20। इसको हम काटेंगे तो 20 गुना आ जाएगा। आगे बात करें तो क्या करें? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 20 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 21 40, तो 140 प्लस 80 इज इक्वल टू 220। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7। इसको अभी ऊपर कराया है, आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि 15 7 12 एंड 7। तो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, और डिवाइड का मतलब है माइनस। तो 15 सत्ते 105, बोर्ड मास का रूल लगा दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो 105 और 12 117,
तो 17 माइनस 7 इजिकल टू 110। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की। 8 में क्या कह रहा है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। तो पृष्ठ प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि विकल्पों से संबंधित जोड़े को चुनें। तो शेर हमारा दहाड़ता है, इसको रोर को इंग्लिश में दहाड़ते हैं, तो इसको याद रखिए आप, इंग्लिश के वर्ड भी कुछ। आउल हमारा, आउल क्या करता है, उल्लू, उल्लू हमारा हूट करता है, तो उल्लू हमारा हूट करता है। अब बात करते हैं हुल की। ये हमारा कौन करता है, ये गीदड़ करता है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा गीदड़ करता है। बी गाउट, ये हमारा ऊंट करता है। बी जो है ग्राउट, ये हमारा ऊंट करता है, जिसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और क्रोक, ये हमारा करता है गधा, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा गधे की आवाज़ है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ये हमारा कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है गाइस, बहुत ध्यान से करिए इस क्वेश्चन में ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें कह रहा है कि उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप डेंजरस बनेंगे, जोखिम लेंगे, उतने ज़्यादा प्रतिफल मिलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है। जो कथन बोल रहा है सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे निष्कर्ष पे पहुंचना है। जैसे कि कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जोखिम लेंगे तभी लाभ होगा, तो इसमें ऐसा कुछ बोला भी नहीं हुआ है कि जितना जोखिम उतना लाभ, ये बोला है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट नहीं होगा। बात करते हैं सेकंड की, कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। इसमें कहीं प्रत्येक व्यक्ति की कोई बात हो ही नहीं रही है, तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो ना इधर 1 और 2, यानी ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, इसमें भी आपको निष्कर्ष दिया हुआ है, उसके हिसाब से आंसर करना है। जैसे सभी कलम किताबें हैं, किताब है, ठीक। उसके बाद में क्या कह रहा है, सभी किताबें मेज हैं, सभी किताबें मेज हैं। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, जैसे सभी मेज कलम है, गाइस इसमें सभी मेज कलम है, ये नहीं हो सकता। सभी मेज बाहर है, कलम अंदर है, तो ये नहीं होगा। अब कह रहे हैं कुछ मेज कलम है, हाँ कुछ मेज कलम हो सकते हैं, क्योंकि हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो कुछ का केस हम लेके चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, कुछ मेज हमारी क्या है, कलम है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि इसमें हमें पहले जोड़े से दूसरे जोड़े की तरह मिलाना है। जैसे UAE की मुद्रा का क्या नाम है, दिरहम। इसी तरीके से कोरिया की मुद्रा का क्या नाम होगा, बताइए बताइए, वॉन, WON। तो आप कहेंगे सर हमें लीरा का बता दीजिए, तो लीरा का मैं बिल्कुल बता दूंगा। इसका है हमारी तुर्की की मुद्रा को हम लीरा कहते हैं। क्या हमारी म्यांमार की है गाइस, और बची टका। टका का तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ यार, बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है हमें कोडिंग डिकोडिंग यानी ABC अल्फ़ाबेट से। गाइस आपको पता होगा, A हमारा 1, B 2 एंड Z हमारा 26। आई होप आप सबको सारे ABC अल्फ़ाबेट याद होंगे विद नंबर के साथ। आगे चलते हैं, तो इसमें हमें क्या निकालना है, A1 दिया हुआ है, EAT हमें 26 दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि T20 होता है, T20 मैचेस होते हैं यार, याद कर लो, बहुत आसान है। A1 होता है, E5 होता है, इन सबको आप जोड़ेंगे तो 26 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सीट की बात करें तो S19, E5, एक A होता है, T20 होता है, इन सबको आप जोड़ दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 19 और 1 20, 20 और 5 25, 45 हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में क्या कह रहा है सर, कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। गाइस इसमें हमारा जो है वो फैट है, वो स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। जैसे नाभि रज्जु में क्या होता है, इसमें हम बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं, नर्व्स, जिनका वो
वो हमारी नाभि रज्जु के काम आती हैं। भ्रूण और भ्रूण मूल्य आप इसको खुद ही देख लीजिए क्या है गाइस। अब हम बात करेंगे अपनी तालिका वाले क्वेश्चन यानी मैथ के क्वेश्चंस की। मैथ के क्वेश्चंस में ये तालिका दी हुई है, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। जैसे कि ये मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए ये सारा। जी हाँ, ये देखिए क्वेश्चन में पूछा गया वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है। 14 और 15 यानी यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर लीजिए कितनी बिक्री है। तो 5 और 8 13, 4 17 और 1 18, यूनिट डिजिट 8, यानी सब में ही 8 दी हुई है। तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। आगे देखते हैं। 8 1 4 और 1 5 4 9 4 13 और 4 17, 178 लाख आएगा आई थिंक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी 178 लाख आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें कह रहा है FY ईयर 12-13 से FY ईयर 13-14 के कंपनी के बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत में याद कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन शायद आपको लग रहा हो बहुत आसान है, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है 12 से 13 तक और 13 से 14 तक एक कंपनी की बिक्री का साल दर साल का विकास प्रतिशत निकालना है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है +9, यहाँ पे क्या हुआ है -10 और यहाँ पे क्या हुआ है -5, सॉरी +5। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 -10 4 बच जाएगा हमारे यहाँ से। और अगले में क्या कह रहा है ये, अगले में कह रहा है 13 से 14 तक, 13 से 14 तक हमें कह रहा है इसमें कितना -4, इसमें +7 और इसमें -6। इसको जोड़ेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 6 4 10 -3 का। तो ये नहीं ऊपर वाले में जो था वो 4 का था, नीचे वाले में 3 का, तो डिफरेंस 1 का हो जाएगा। तो 1/4 इंटू में 100, 4 से काटेंगे 25% का हमारा जो है वो प्रतिशत आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा तालिका से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन में क्या है वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री याद कीजिए। वित्तीय वर्ष 13-14, 13 और 14 यहाँ तक को काउंट कर लीजिए। 6 2 8 और 9 17 और 3 20 के 0 हासिल लगा 2 2 3 5 3 8 और 3 11 और 3 14, 140/4 से आप इसको काटेंगे कि 1 2 3 4 ईयर दिए हुए हैं हमें। काटेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 2 4 5 20, 35 लाख रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो गाइस ये सब तो आपको पता ही होगा वैसे भी कि अशोक किस वंश के थे, और नहीं पता है तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अब बात करते हैं इनके संस्थापक यानी मौर्य वंश के संस्थापक और इनके शासक की। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया सिंहासन पे, उनका पुत्र बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद हमारे महान अशोक राजा बने। और अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश का अंतिम कौन था, तो लास्ट सबसे मौर्य वंश का सबसे लास्ट शासक था बृहद्रथ। था। आगे चलें उससे पहले हम बात करते हैं मुगल वंश। गाइस मुगल वंश की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ एक बार कोशिश करता हूँ समझाने की कि मुगल वंश का जो है संस्थापक हुआ है बाबर। मतलब मुगल वंश के संस्थापक कहें या बाबर, हुमायूं। इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई है, भज सब BHAJSB। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आई होप आप सबको मुगल वंश के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश में गाइस कौन कौन है, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे हमारे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक
श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन आए? घटोचक। घटोचक उत्तराधिकारी हुए। फिर उसके बाद में कौन आए? घटोचक के बाद में चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन। फिर चंद्रगुप्त वन के बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त दो। चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया? कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त फर्स्ट आए। इनकी थोड़ी सी लंबी है लाइन, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद आए स्कंदगुप्त। और गाइस लास्ट गुप्त वंश के लास्ट राजा की बात करें तो वो थे विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त। तो ये हो गया हमारा गुप्त वंश। अब बात करते हैं चोल वंश की। चोल वंश में कौन थे गाइस? सबसे पहले आए विजयालय। विजयालय। उसके बाद में आए, विजयालय के बाद में आए हमारे प्रमुख किंग। प्रमुख किंग में यानी प्रमुख राजा। प्रमुख राजा में कौन थे? प्रमुख राजा में उसमें थे परातंक फर्स्ट। फिर आए राजराज वन। राजराज वन। फिर कौन आए? राजेंद्र वन। राजेंद्र द्वितीय के बाद द्वितीय। और द्वितीय के बाद आए हमारे कुलोत्तुंग। कुलोत्तुंग। और सबसे लास्ट की बात करें तो ये राजेंद्र थर्ड आए। ये हमारे लास्ट चोल वंश के शासक थे। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनके काम करने की दूरी अनुपात 8 और 5 है। तो ए उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 40 दिन में करता है और उसी काम करने की दर अनुपात, यानी ए और बी का दर हमें दिया 8 और 5। ठीक है, तो ए उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा? ए का पूछा हुआ है गाइस, और दोनों का हमें दिया हुआ है 40। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ लें तो ये हो जाएगा हमारा 13। अब यानी 13 काम 40 दिन तक होगा तो 520 काम हो जाएगा। और 520 काम को अकेला ए पूछा है कितने दिन में करेगा। ए की एफिशिएंसी है 8, तो 8 छिक्के 48, 4 तो 8 पंचे 40। 65 डेज में ये काम जो है वो ए ढेर कर देगा मतलब पूरा काम 65 डेज में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? अब सबको पता होगा जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। लाल किला का भी शाहजहां के द्वारा। आगरा का ताजमहल का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा। और अब बात करते हैं ऑप्शन बी, बादशाही मस्जिद लाहौर। बादशाही मस्जिद लाहौर का किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया है इनका निर्माण। औरंगजेब ने 1671 में। बात करते हैं काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में। तो गाइस ये कहाँ है? पानीपत में। पानीपत में किसने कराया? बाबर ने कराया। कब कराया? 1527 में। और अगली बात करते हैं डी, किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली में। इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने कब? 1540 में। आई होप आप सबको चारों ऑप्शन क्लियर होंगे। इसका आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद दिल्ली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है श्रीलंका, जो जब सिलोन था पुराना नाम इसका, वह किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोम के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो गाइस इसको स्वतंत्रता कब मिली? 4 फरवरी 1948 को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और ऊंचाई आधार यानी बेस से 7 मीटर अधिक है, तो उसका आधार बेस से ज्ञात कीजिए। गाइस एक तो इसका ये डायग्राम जो है ये हो जाएगा, समकोण त्रिकोण त्रिभुज है हमारा ABC और इसमें ये दिया हुआ है हमें x और इसका जो है बेस से 7 में, यानी ये x+7 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई अधिक दी हुई है ना, x+7 हो जाएगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप ऑप्शंस के पुट करेंगे, पुट ऑप्शंस, या सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करा देता हूँ, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व करने के तरीके से। समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो x+7, ठीक है, इजिकल टू हमें कितना दिया हुआ है 30। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें काटने में बहुत दिक्कत होगी, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो x इजिकल टू 5 रखने पे, x इजिकल टू 5 रखेंगे तो 5 इंटू में 5+7 12 इजिकल टू में 30, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 60 इजिकल टू में 60, यानी ऑप्शन 5 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का क्या अर्थ है। आप सबको पता होगा होमोसेपियंस इंसानों का नाम है जिससे का कोऑर्डिनेट किया जाता है बुद्धिमान आदमी। होमोसेपियंस आदमियों का नाम है जिसका नाम है बुद्धिमान आदमी। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, निम्न दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही आपको लग रहा है वो बताइए। तो गाइस 13/21 और 57/97, 52/94 और 36/79। अब आप देखिए कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ठीक है, जिसकी तरफ सोच है वो बड़ा है। तो आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के, तो ये हो जाएगा आपका 21, 6, 6 और ये हो जाएगा आपका 1। इसको करेंगे 57/97 को, तो पॉइंट यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट डिवाइड करेंगे इसको 97 से, तो ये हो जाएगा आपका 0.58 के समथिंग हो जाएगा ये। और इसी तरीके से आगे करेंगे तो ये 52/94, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, बाकी आपको जैसे भी समझ में आता है वैसे करिए, कोई इशू नहीं है। मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। 97 से करेंगे तो इसका आ जाएगा 5, ये बच गया 5, 9, 7 बजे 35, 4, 2, एक और 5 आ जाएगा। नेक्स्ट का क्या बात करते हैं, 36/79, यहाँ पे भी पॉइंट देंगे 0, इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 यानी 4, 36, 1 बचे 45, 5, 45 आ जाएगा। भाई सब देख लीजिए, आप इसको लगाएंगे सही क्रम में, तो ये फर्स्ट जो बड़ा है उसके बाद में ये आ जाएगा हमारा 36 फर्स्ट हो जाएगा, 36 तीनों में ही है, फिर हमारा हो जाएगा 52, इससे बड़ा ये है, और सबसे लास्ट में आएगा हमारा ये, यानी 13/21। गाइस डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से इसको करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आ जाएगा। ये क्वेश्चन उस टाइम का करंट क्वेश्चन है, तो आप इस टाइम की करंट 2019-20 की अच्छे से याद करिए। इस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो वैसे वो दक्षिणी सूडान है इसका आंसर। करंट में जो देश हैं उनको याद कर लीजिए। अब बात करते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन।
जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट के लिए ये यूज़ किया गया है, तो टीचर के लिए क्या यूज़ करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं टी हमारा 20 होता है, ओ हमारा 15 होता है, यानी -5 वो है। अब इसको पीछे से चेक करिए, इसमें से -5 करेंगे तो कितना आएगा, -5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये m, यानी 18, 13 होता है हमारा m हमें 2 में दिया हुआ है, यानी ये दोनों तो कट गए। अब बात करते हैं इसमें से क्या माइनस करेंगे, 14, 2 -2 होगा, 5 -c आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, समझने की कोशिश भी कीजिए, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, जिस क्वेश्चन पे नहीं आ रहा है वहाँ दोबारा रिकैप करके देखिए। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम के दिए जाने के लिए निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता, मतलब इनमें से हम किसको संशोधित नहीं कर सकते हैं, तो हम रोम को संशोधित नहीं कर सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और इसी के साथ में दिया हुआ है रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर हमें दिया हुआ है 50, उन दोनों का अनुपात हमें दिया हुआ है 2। तो गाइस इसका हम तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो 7 - 5 अगर करते डायरेक्ट तो ये आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 5, और 5 की वैल्यू हमें दी हुई है 50, तो इसको काट लेंगे 10 गुना, तो 10 सत्ते 70, 10 दूनी 20। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो 7 × 2 1400 सी ऑप्शन हो जाएगा इस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोडिंग डिकोडिंग। HG यानी ये हमारा H होता है, ये H होता है ऐसे, तो इसको ऐसे से डंडा ला के आप 8 बना सकते हैं, याद करने की छोटी सी ट्रिक है। ये हमें G दिया हुआ है, तो G हम ये देखिए ये घुमा रहे हैं ना, ये घुमा रहे हैं, ये हमारा G7 होता है। G7 देश भी हैं शायद, तो आप लोग जो है G7 भी याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ से क्या हो रहा है, एक घट रहा है, यहाँ से एक घटेगा तो 11K आ जाएगा, यानी K जो हमारा 11 को डोमिनेट करता है। ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए। इन दोनों में हम जो है अब देखते हैं कि कौन सा होगा। यहाँ पे क्या TU यानी एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या AB, तो B आएगा, B दोनों जगह दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम E5, और यहाँ पे क्या हुआ है 4, तो यानी एक माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा एक माइनस होगा, तो 15, 14, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, तो आप सबको पता है गाइस ये किसने दिया था, ये हमारे दिया था रेजिनाल्ड डायर ने। ओ डायर नहीं, रेजिनाल्ड डायर है, आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। रेजिनाल्ड डायर हैं जिन्होंने हमें गोली चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1999 को। और उसके बाद में विंस्टन चर्चिल का भी यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने क्या, गांधी जी को हमारे अर्धनग्न फकीर के नाम से, फकीर नाम से पुकारा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहे हैं, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे बात हुई है अर्धवार्षिक की, और यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है और 20% दिया हुआ है। तो आप इसको समझिए पहले, सबसे पहले तो इसको 1 वर्ष का बना दीजिए बराबर 10%, और यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया हुआ है, 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो यानी टाइम हो जाएगा हमारा 4 बार। अर्धवार्षिक में 4 पीरियड आएंगे 2 साल में। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 10 यानी हम किसी भी चीज़ को 100 मानते हैं, 10% की वैल्यू बढ़ेगी तो 110 हो जाएगा। 110 से हम 0 काट दी तो ये हम आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 11। अब यहाँ पे करते हैं इसको, 10 पहले साल 11, 10 दूसरे साल 11, 10 तीसरे साल 11, और 10 चौथे साल। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको अगर याद हो तो
इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल के, इस तरीके से ना लिख के डायरेक्ट आप इसकी। तो ये देखिए क्यूब का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, और इसको करेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा 1, ये क्यूब हो जाएगी 1331 इंटू 11, तो ये हो जाएगा हमारा 14641, ये हमारी 11 की 4 आ जाएगी। अब इसको हम आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप देख रहे हैं 10,000, ये आ जाएगी 14,641, तो हमें 14,641 हमें दिया हुआ है। अब ये कह रहा है 2 सालों में, तो ये हमारा कितना हो गया 80,000। अब मैं इसको आपको बोलता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भाग में ले आइए 10,000 को, जिससे आपको करने में ईजी हो जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो काट दीजिए और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 बन जा 8, देखिए किस में है, एक ही ऑप्शन है बी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहे हैं कि समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनें। यानी बिहार की राजधानी पटना, तो गुजरात की राजधानी क्या होगी, बताइए। गांधीनगर। जयपुर किसकी है, राजस्थान की। ठीक है, अहमदाबाद तो गुजरात में, आपको पता ही है। दमन एंड दीव की दमन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। गाइस ये क्वेश्चन गलत है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। नोट फॉर दिस क्वेश्चन, ये गलत है क्वेश्चन, सो दैट क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। ये सभी कैंडिडेट के लिए उस टाइम पे क्वेश्चन इग्नोर कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। 34 में क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु निकालनी है, क्या होगी। तो यानी एक पुत्र सन अपने फादर से, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा, यानी x प्लस 26 वर्ष बड़ा है। अगर सन उसका x ईयर का है तो उसका फादर x प्लस 26 का है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी 3 वर्ष इसको भी जोड़ दो और 3 वर्ष यहाँ पे भी जोड़ दो। फिर कह रहा है अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी पुत्र की जितनी भी आयु है उसकी ये 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू में 3x प्लस 26 गुणा में 3। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 3x जमा में 9x जमा 26 3 25 3 75, यानी 78 हो जाएगा। तो 9x माइनस 6x बराबर में 3x माइनस में 6 आ जाएगा। 1 मिनट, यह आ जाएगा 9x माइनस 3x बराबर में 78। तो यह आ जाएगा 6x बराबर 78, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब 13 वैल्यू आ जाएगी 13, इसको यहाँ पे आप रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। यानी 13 इंटू में 3 39, और 3 साल बाद, पहले बड़ा बाद की पूछी थी, बाद की, तो उसमें माइनस कर देंगे तो 36 वाला हमारा आंसर आ जाएगा। उसके पिता की आयु कितनी है 36 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहे हैं, ये हमें दिया हुआ है और 11 की माध्यिका ज्ञात करनी है। गाइस माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसको हमें सबसे पहले बढ़ते क्रम में लगाना होता है। तो 11 23 25 26 29 31 और 39। तो 1 2 3 4 5 6 7, गाइस ये हमने लगा दिया। तो 7 प्लस 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है। n+1 डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं आप इसको। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 8/2 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी हमारा 26 हमारा आंसर बी हो जाएगा। ये माध्यिका निकालने का तरीका था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहे हैं, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की जाती है।
यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। गाइस क्योंकि ये साधारण ब्याज है इसलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 3 जा 18, ठीक है। और निवेश किए तो कितने रुपये अधिक मिलते, 90 रुपये अधिक, 900 रुपये अधिक मिलते। इसको हम काट देंगे, 18 पंचे 90, यानी इसकी 50 गुना है तो 50, और हम हर चीज़ को 100 मानते हैं तो 5000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इसको समझ में आ रहा होगा, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ खुद भी करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 2/5 प्लस 2/9 अपॉन में 2/5 प्लस 5/9। अब आप सब इसका एलसीएम ले लीजिए, बेस्ट है। 45 अपॉन में 9 दूनी 18 जमा में 9 25 तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारा 28 अपॉन में 45। यहाँ भी 45 आ जाएगा। 5 9 दूनी 18 जमा में 50, ये कितना, 9 25 45, 9 25 45 तो 50 25, तो ये हो जाएगा हमारा 45/28, तो 28/43 बी ऑप्शन हो जाएगा इस 45 28/43, ये हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, निम्न से कौन सा सत्य है यानी रियल है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये हमारी रेटिना हो गई, इसके यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, बिल्कुल ये हमारे यहाँ पे बन रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है, नहीं कुछ नहीं दोगुना होता, यहीं पे बनेगा, ये हमारी आँख हो गई, तो ये हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भिन्न यानी डिफरेंट कौन सा है, तो यही हो गया, क्योंकि आपके सारे मंगल ग्रह हैं, नेपच्यून भी ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है। जी हाँ, ए बिल्कुल सही। लुप्त ग्रह हमारा कुछ, सेरियस हमारा कुछ भी ग्रह नहीं है, ये इन तीनों से भिन्न है। अब बात करते हैं रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। रेडियम को किससे प्राप्त करते हैं बता सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। तो रेडियम को प्राप्त करने के लिए हम पिच ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, किसका, पिच ब्लेड का। रेडियम इससे हमें प्राप्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष, उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग भी करंट का क्वेश्चन याद कर लीजिए। वैसे इसका नाम है न्यू होराइजन्स, ठीक है। फिर भी हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 मैथ का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है पी कार्य करने में क्यू से दुगना सक्षम है। पी क्यू से दुगना सक्षम है, दोनों साथ मिलकर 22 दिनों से काम करते हैं, तो 22 3 66 काम हो जाएगा। तो क्यू अकेले इस काम को पूरा कितने दिन में, क्यू की एफिशिएंसी क्या है 1, तो यानी 66 दिन में क्यू इस काम को कर देगा। क्वेश्चन नंबर 43 आगे चलते हैं। 43 कह रहे हैं यदि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, यदि संख्या में 27 जोड़े जाएं तो वह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो ये दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस इसका आंसर मत देखिए, इसका करने की कोशिश कीजिए। कह रहे दो अंकों की संख्या अपने अंकों की योग की 4 गुनी है। मैं अगर इसको आपसे पुट ऑप्शन करके भी करवा दूं तो भी, बाद में कराता हूँ, पहले आपको एक इसके विधि बताता हूँ करने की। इसमें क्या रहा है, मान लीजिए कि संख्या अपने अंकों की 4 गुनी है, तो 4 गुनी कैसे होगी, तो यहाँ पे हमने 36 लिया, तो 36 लेने पर 4 गुनी कैसे होगी, 3 + 6 = 6 3 9 4 36, यानी इसकी 4 गुनी हो गई। अब दूसरी केस में क्या है, 36 = 36 जमा 27 करने पर, ये बोल रहा है ना 27 जोड़ने पर अंकों के योग की संख्या 7 गुनी हो जाती है, तो 27 जोड़ने पर ये 63 हो गई, 7 और 6 13 और 1 3 3 63, तो 63 बराबर में 7 गुनी, ये बोल रहे हैं ना योग गुना 7 है, तो 7 यानी 6 जमा 3 जमा में 6, 3 जमा में 6, तो 6 3 9 7 63, यानी 63 बराबर 63, तो आंसर हमारा 36 बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो ये भी क्वेश्चन उस टाइम के 16 का पूछा हुआ है,
तो आप जो है इस टाइम के करंट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। अभी बात करते हैं NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। तो आप सबको पता होगा कि ये किसका है, ये हमारा रासायनिक सूत्र है नमक का। अब बात करें अमोनियम का क्या है, तो अमोनियम का है NH3। पानी का आप सबको पता ही होगा, पानी का क्या है H2O। और जो चीनी का, चीनी तो हमारी शुगर है ही, जिसमें ग्लूकोज और सुक्रोज होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में x से y की ओर जाती है, x से y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर y से x की ओर वापस भी आती है। ठीक है जी, यहाँ से गई और यहाँ से वापस आई। अभी कह रहा है यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 हो, यदि यहाँ पे 40 है और धारा की गति 10 हो, धारा की गति 10 हो, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसकी औसत गति कितनी है वह निकालनी है। तो औसत गति निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बार तो हम धारा के साथ इसको ऐड कर देंगे, 40 + 10 = 50, और एक बार धारा को माइनस कर देंगे 30। तो ये हमारी धारा के साथ आ गई 7, और ये धारा के विरुद्ध आ गई। तो यानी 50 हमारा क्या आया, 50 और 30 इंटू में 2 में इनको जोड़ देंगे 80। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसको करिए 5 × 15, 15 दूनी 30, 3000 में 80। इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 × 24, 6, 8 × 7 56, 4 तो 8 × 40, 37.5 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहे हैं, 2019 रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। यानी अब तो हो गया होगा, तो आपको अब करंट याद करनी पड़ेगी। तो ये जापान में हुआ और जीता कौन था इसको, साउथ अफ्रीका। ये मैं बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कर लीजिएगा। विनिंग टीम कौन है, साउथ अफ्रीका रग्बी की। हुआ कहाँ, जापान में। तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है, मुद्रा बता सकते हो कोई, जापान की मुद्रा मुद्रा है येन। और इसकी राजधानी जापान की मुद्रा राजधानी नहीं, मुद्रा है इसकी येन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में क्या कह रहे हैं, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर गति से चलता है। तो पी की औसत गति ज्ञात करनी है, पी की औसत गति ज्ञात करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको पी 1 घंटे में 50 किलोमीटर की गति से चलता है और 2 घंटे में 70 किलोमीटर की गति से चलता है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर की गति से चलता है। तो पी की औसत गति ज्ञात करनी है। यानी औसत गति निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 प्लस में 2 इंटू में 70, इससे हमें आ जाएगी औसत गति। और पहले 1 घंटे और बाद के 2 घंटे, यानी 1 + 2 = 3। तो 7 दूनी 14, 5 190/3। तो 3 6 से 2 ऑप्शन है, 18 1 आ जाएगा, 339। तो 63.3 बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहे हैं, पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी, यानी 100 की चीज़ 110 रुपये में बेच दिया, 0 से 0 काट ली। खरीदी कितने में थी, यानी सीपी कितनी थी, 1200 रुपये थी, 0 से 0 कर दिया तो 11 12 132, यानी 1320 रुपये में वस्तु को बेच दिया।
अब क्या हुआ, उसने अगर 1380 में बेची होती, यानी 1380 रुपये में बेची होती और थी कितनी की, 1320 की, तो 60 रुपये का जो डिफरेंस आया वो कितने पे आया, 60 रुपये का डिफरेंस। तो लाभ कितने प्रतिशत, तो 60 रुपये का डिफरेंस 1332 गुणा में 100, प्रतिशत का 100, जिसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 4 3 12, 4 से 25, तो 25 ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 5% आंसर हो जाएगा इसका। कैसे, वो मैं भी आपको दोबारा बताता हूँ। इसमें कह रहा है पी ने एक वस्तु को 1200 रुपये में बेच दी, 1200 रुपये में बेची, और उसने ख़रीदी उसे कितने में थी, 1380 रुपये में, 1380 रुपये में 80 रुपये में बेची गई होती, तो लाभ कितने रुपए का होता। सॉरी मैंने गलत माइनस कर दिया, 1380 में से हमें 1320 रुपये घटाना था, यह आ जाएगा हमारा 0, 8 में 6, तो 6 से हो जाएगा हमारा ये, शायद कहीं ना कहीं गलती हो रही है, इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है 1200 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 10 की चीज़ 11 में बेच दी 120, तो 11 12 132, और उसने 1380 रुपये में बेची, तो 1380 हो जाएगा 60, तो लाभ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 60 रुपये का हुआ कितने पे, 1320 रुपये पे, 1320 रुपये पे इंटू में 100, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 22 पंचे 110, हमारा आंसर 5% हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहे हैं, अगर हम सी को, ओ को, आई को और एल को 3, 15, 9 और 12 से डिनोट करते हैं, तो हम प्राइस को किससे डिनोट करेंगे। आप लोग खुद समझिए, सी 3 ही होता है, ओ 15 ही होता है, टी 20 ही होता है, सॉरी आई 9 होता है, और जो है हमारा एल ये 12 ही होता है। तो इट मीन्स कि हमें प्राइस का कोड मालूम होना चाहिए। प्राइस होता है 16, आर होता है 18, आई होता है 9, सी होता है हमारा 3 और ये होता है 5। किसमें है 16, 18, 3, 9, 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसी तरीके से आप भी ABCD को याद कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा गाइस, ट्रस्ट मी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे पूछ रहा है ये संख्याएं दी हुई हैं और 77 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा रिपीट हुई हैं, रिपीटेड संख्याएं। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको कौन सी रिपीटेड, 75 75 75 3 बार हो गई, और कोई है जो संख्या 3 बार रिपीट हो रही हो, तो नहीं, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बहुलक का मतलब ये होता है कि जो रिपीटेड संख्याएं हो वो। अब देखिए CRISPR का अभिप्राय क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है इनकी। इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। अब इसको फुल फॉर्म को भी याद करके जाइएगा। अब आया है रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। अरे लोक नृत्य पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एग्जाम में, क्योंकि कई बार गलत हो जाता है। तो ये हमारा बिहार का है। हरियाणा का हमारा क्या है, गूंगा, लोक नृत्य गूंगा है। केरल और MP के आप लोग खुद सर्च करिए, वैसे केरल और MP के बहुत सारे लोक नृत्य हैं, तो एक बार सर्च करेंगे तो आपको जो है याद भी हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 7 और 225, यदि एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या याद कीजिए। गाइस आप सबको रटा पड़ा होगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर में 252 इंटू में SCM इंटू SCF इंटू 28।
तो 7 4 जा 4 का आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, यानी आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को करंट का क्वेश्चन है उस टाइम के, तो आप जो है अभी की करंट या ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में अच्छा इम्प्रूवमेंट करिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम जा सके आपका। क्वेश्चन नंबर 56, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए और क्वेश्चन को बताइए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रंजीत को अपने सहयोगी के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। कथन में क्या कह रहा है, रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने उसके टीचर द्वारा अपमानित किया गया था। तो पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता, ऐसा हो सकता है? उसने बोला कहीं लाइन में, नहीं बोला ना कि नहीं पसंद करता है नहीं करता, तो ये तो नहीं हो सकता। अब बात कह रहा है रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, लोकप्रिय की बात भी नहीं हुई है कि सहयोगी लोकप्रिय है या नहीं है, तो हम अपने हिसाब से नहीं कथन के हिसाब से सोचेंगे और आगे करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें क्या कह रहा है ये कि ना तो हम एक के तर्कसंगत है ना ही दो के, आंसर डी। अब बात करते हैं हम आधारित सवालों की, जिसमें ट्रायंगल दिया हुआ है हमें। ट्रायंगल चाय पीने के लिए है, कॉफ़ी जो सर्कल है ये कॉफ़ी पीने को दर्शाता है, और जो स्क्वायर हमारा स्क्वायर है ये रस पीने वाले को दर्शाता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी का कौन सा है गाइस, कॉफ़ी पीने वाले यानी सर्कल, ओनली सर्कल में कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं, आप इन सबको जोड़ लीजिए। 8 5 13 और 3 16, 5 21 और 3 24, 24 है, बी में ऑप्शन में है 4 यूनिट डिजिट। क्वेश्चन ख़त्म। आगे चलते हैं, इसमें पूछा हुआ है कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते। तो रस यानी स्क्वायर से बाहर कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आगे के देखिए, तो कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते। तो चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, चाय और कॉफ़ी पीने वाले दोनों में 45 कॉमन है। आई थिंक हमारा आंसर 45 ही होना चाहिए। जी हाँ, 45 ही हमारा आंसर है, जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते। तो कॉफ़ी का कौन सा हमारे इसमें, कॉफ़ी का है सर्कल, लेकिन चाय और रस दोनों पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते, तो ये हो जाएगा हमारा 36, और आंसर बी, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, एक सर्किट और प्रतिरोध दोना किया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी, बताइए, आधी घट जाएगी। अगर उसकी प्रवाहित विद्युत धारा को समान रखना है तो उसकी आधी घटा देंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है ये दिया हुआ है, सार्थक वाक्य बनाने के लिए उसे व्यवस्थित कीजिए, यानी जिसको हम ABCD के फॉर्म में सेट करेंगे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, यह बन रहा है कि द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके बाद में द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन से शुरू हुआ है क्यू से, तो क्यू से हमारे दो ऑप्शन हैं, क्यू से हमारे दो ऑप्शन हैं। आगे चलते हैं, पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड हैज़ इफेक्टेड, यानी पॉपुलेशन से कुछ अफेक्ट हो रहा है, वर्ल्ड अफेक्ट हो रहा है, तो यानी क्यू के बाद एस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है गाइस, इसको बहुत ध्यान से करिए क्वेश्चन को, क्योंकि नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं उपयुक्त चिन्हों का प्रयोग करके इस आंसर को 133 के बराबर समीकरण को कीजिए। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करें, बेस्ट है कि आप इसको ऑप्शन पुट करके करें, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे हमने डाला मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, 25 पंजे 125 जमा 17 माइनस 9, तो ये हो जाएगा हमारा 7 5 12, और ये हो जाएगा हमारा 142 माइनस 9, तो 133, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहे हैं, दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 13 है और इन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो यह संख्या 27 से घटती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या हमें ज्ञात करनी है,
तो बदली हुई संख्या का मतलब क्या मान लीजिए 7 और 6 13 हो रहा है, 8 7 6 13, 8 5 13, सारे ऑप्शन यानी 13 तो हो रहे हैं। अगर आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 घट जाती है। अब मान लीजिए पुट ऑप्शन कर दीजिए और 58 माइनस 85 करिए, देखिए 727 घटी, 7 7 5 27, 727 घट गई है हमारी, तो यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी 58 हो जाएगी। छोटी हमारा आंसर हो गया। बात करते हैं 64 की। इसमें कह रहा है विजय उर्मिला से कैसे संबंधित है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यदि वह उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है तो बताइए। यदि वह अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है तो बताइए क्या लगेगा। बताइए। मेरे ख्याल से बी में मेरा भाई लगना चाहिए उसका। जी हाँ, मामा लगना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए मैटरनल अंकल लगेगा उसका। उर्मिला से कैसे संबंधित है, उसका मैटरनल अंकल हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन के द्वारा तैयार किया गया था। तो सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा हमारी संसद भवन को तैयार किया गया है। ये क्वेश्चन करंट का भी बन सकता है गाइस, क्योंकि अभी संसद भवन नई बनने वाली है, तो आप इसको ध्यान से करके जाइए गाइस। अब में से कोई बता सकता है कि दिल्ली में स्थित कनॉट पैलेस जो है वो किसके नाम पे रखा गया है। तो वो ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पे कनॉट पैलेस का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 66। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो लाल रक्त यानी RBC, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है। श्वेत बीसी यानी WBC हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहे हैं P 5 फीट लंबे और उसे ध्यान रखने की परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके ऐसे मापा की स्कूल की इमारत परछाई की लंबाई से 42 फीट बनती है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्कूल की इमारत की लंबाई यानी P की लंबाई 5 फीट, उसे ध्यान दिए कि परछाई की लंबाई 7 फीट है, यानी हमारी परछाई हो गई। इसके बाद स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट, यानी स्कूल की इमारत की 42 फीट। तो ये इसकी कितनी गुना, 6 गुना, ये इसका 6 गुना, यानी उसकी 30 फीट हो जाएगी। गाइस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, किस प्राणी के जीनोम के नंबर में प्रकाशित किया गया था कि 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मास पिलगेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हमारा टारडीग्रेड हो जाएगा। टारडीग्रेड जो हमारा 10 वर्षों के बिना भोजन पानी तक रह सकता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। वो पता है 2 ही ग्रह हमारे, बुध और शुक्र, हमारे 2 ही ग्रह हैं, इनके कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 160 रुपये रखा। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 100 रुपये की चीज़ थी, 10% की छूट, 90 रुपये में बेच दी, 0 से 0 काट दिया। उसने क्या करा, अंकित मूल्य यानी उसकी मार्केट प्राइस कितनी है 160, तो 0 से 0 कट गई, 16 144। बाद में क्रय मूल्य पर 20% का लाभ दिया, यानी CP पे 100 की चीज़ यानी 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, तो 5 की चीज़ 6 में, तो 6 की चीज़ हमने बेची कितने में, तो 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12, तो 22 पंचे 5 दूनी 10, 0 हासिल, 5 दूनी 10 और 11, 22 पंचे 110। गाइस कुछ शायद मिस्टेक हो गई कहीं, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि दुकानदार ने एक वस्तु को 160 रुपये अंकित किया और 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। यानी 160 इंटू में 120 अपॉन में 90, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 2 3 6 18, तो 4 6 24, 0 और 4 पंचे 20, यानी ये कुछ हमारा 120 के आसपास आएगा। फिर मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। एक दुकानदार एक अंकित मूल्य पर 160 रुपये रख दिया और 10% की छूट, अंकित यानी मार्केट प्राइस 160
10 से 10 16 निन्यानवे 6 निन्यानवे 54 के 4 से लगाए 6 9 के 9 और 6 15 154 9 से 54 के 4 ऐसे लगा 9 के 9 और 5 14 144 रुपये हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, यानी अब 20% के लाभ 20 2500 20 छक्का 120 इसको बेच दिया हमने 14144 पे इंटू 5/6 6 दूनी 12 6 चौके 24 पंचे 120 रुपये 24 पंचे 120। कहीं हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु निम्न में से एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। गाइस इसका तो देखो 25 वर्ष आंसर हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य हो 25 वर्ष आयु। लेकिन अब बात करते हैं सभी की आयु की। तो सबसे पहले क्या होता है, वोटर आईडी कार्ड बनता है हमारा 18 में, ठीक है। वोटर आईडी 21 में हम लड़ते हैं पंचायत चुनाव, और फिर हम 25 में लड़ते हैं लोकसभा चुनाव। अगर राज्य में रहते हैं तो विधानसभा चुनाव भी हम 25 साल में लड़ सकते हैं। फिर 30 में लड़ते हैं हम राज्यसभा चुनाव, और 35 में जाके हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी लड़ सकते हैं चुनाव। तो आई होप आप सबको याद हो, क्योंकि जैसे 18 21 25 30 और ये 35, ये हमारा वोटर, ये हमारा पंचायत चुनाव, ये हमारा लोकसभा एंड विधानसभा, ये हमारा राज्यसभा एंड विधान परिषद, और ये हमारी हो गई राष्ट्रपति और राज्यपाल। आई होप आपको याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2013। गाइस ये 2013 का करंट का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं 2013 का करंट का क्वेश्चन है। तो 2013 का करंट का क्वेश्चन था वो, तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अब 2020 की और 19 की करंट याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 0.00081 अपॉन में डिवाइड करना है 09 से। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 जीरो अगर नीचे लगाएंगे तो 3 जीरो ऊपर भी जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 9, यानी 0.009 2 जीरो 9 बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि कौन सा तर्कसंगत है। कथन क्या कह रहे हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ बॉयज़ गर्ल्स हैं, सभी लड़कियां गायक हैं, ऑल गर्ल्स आर सिंगर्स, ठीक है, सभी लड़कियां गायक हैं। अब निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं, कुछ गायक लड़कियां हैं, कुछ गायक लड़कियां हैं, अंदर जा रहा है ये, कुछ गायक लड़कियां हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ये कि कुछ गायक लड़के हैं, भाई बॉयज़ हैं, गायक गर्ल हैं और सभी गायक हैं, तो ये बॉयज़ भी सही है, तो ये नहीं, ये हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों तर्क संगत हैं, मतलब ये तो हमारे दोनों अनुसरण निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है कि महिलाओं ने पहली बार वर्ष किस ओलंपिक के खेलों में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था। तो गाइस ओलंपिक खेलों में महिलाओं का पूछा गया है, ये सबसे पहले 2012 में लिया गया है ओलंपिक में महिलाओं द्वारा हिस्सा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं और पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी अगर ये खंभा है तो इनकी 17 और 12 मीटर की, अगर इसको माइनस कर दूंगा तो 5 मीटर इनकी दूरी आ गई, नहीं दोनों का डिफरेंस आ गया। अब कह रहा है कि पैरों के बीच की दूरी 12 है, तो सिर से छोरों के बीच की दूरी याद कीजिए। भाई ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा तुरंत कि अगर ये 5 ये 12 तो ये 13 होता है। नंबर सी 5 12 13 888 होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन था। तो यूरी गागरिन थे हमारे, और चंद्रमा पर पूछे तो हमारे नील आर्मस्ट्रांग थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए कौन भारत की सर्वाधिक वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू हुई थी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
क्योंकि हमारे देश में बाघों की संख्या बढ़ गई है, बहुत खुशी की बात है। तो ये हमारी शुरू हुई थी 73 में। अब मैं आपको एक दो और बता देता हूँ जो आपको याद रखने होंगे, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे शेर की है 1972, फिर बाघ की है 1973, फिर है उसके बाद में घड़ियाल की है 1974, फिर मगरमच्छ इनकी है 1975, फिर है गैंडा की है 1987, और फिर बात करते हैं हिम चीता इसकी है 1987। ये हमारे को याद रखना था वन्य जीव परियोजनाओं के बारे में। ये सारी जो मैंने आपको थी ज़रूरी वो मैंने लिखवा दी हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती। तो गाइज ये हमारा हो गया इंडिया का नक्शा, एक ऊपर का पार्ट, और ये यहाँ से और ये यहाँ से हो गया। तो गाइज ये देखिए, यहाँ चाइना से निकली इधर, फिर अरुणाचल होते हुए हमारे ये बांग्लादेश से होते हुए, और ये उसमें बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो हम बात कर रहे हैं ये चाइना से निकली, यानी चीन तो है। फिर बात कर रहे हैं भारत में भी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत भी है। तो ये नीचे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी है। तो यानी नेपाल हमारा यहाँ पड़ जाता है, तो ये नेपाल से होकर नहीं गुजरती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रबंध किस संविधान से लिए गए हैं। गाइस आपको आपातकाल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छे से। ये हमने जो लिए हैं वो जर्मनी से लिए हैं। आपातकाल हमने लिए हैं जर्मनी से, इमरजेंसी जिसको बोलते हैं आपातकाल। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें तो हमने यूएसए से क्या लिया है, इसने ऑप्शन में दिया हुआ यूएसए से क्या लिया है हमने, तो ये हमने लिए मौलिक अधिकार। और उसके बाद में हमने अगर बात करी जाए यूके से क्या लिया है, तो यूके से हमने लिया है संसदीय प्रणाली। और उसके बाद में अगर बात करी जाए तो हमने आगे क्या लिया, कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से लिया है हमने संस्थात्मक इकाई ली हुई है हमने, संस्थात्मक इकाई। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, हमने गणतांत्रात्मक शासन लिया हुआ है हमने फ्रांस से। आगे बात करते हैं आयरलैंड से क्या लिया हुआ है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हुए, और इसके बाद में हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं रसिया से हमने क्या लिया है, जो कि हमारे रसिया से हमने लिया मूल कर्तव्य। ठीक है, एक और बचा है, एक और हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। आई होप आपको सब याद हो गया होगा, जो मैंने लिखवाया है। अभी नहीं हुआ है तो आप इसको कॉपी बनाइए और वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सब याद हो जाएगा। बात करते हैं अब 90 मेज क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 90 60 बराबर है डिफरेंस 30 कितने पे, 60 पे, यानी हमारा विक्रय मूल्य पे और इनको में 100, तो 3 दूनी 2 से 50% का जो है हमें लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 82 कह रहा है 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोने 5 सेंटीमीटर की भुजा के चारों ओर काटे गए हैं। ये देखिए, ये हमारी हो गई आयत। इसको यहाँ से और यहाँ से 5 मीटर काट लिया गया है। यहाँ से 2, यहाँ से 2। अब देखिए 45 माइनस 2 इंटू 5 और 35 माइनस 2 इंटू 5,
तो 45 माइनस 10 35 और ये हो जाएगा हमारा 25। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 इंटू 25 इंटू 5, तो 50 25 पंजे 125, लास्ट में 5 3 में है यानी ये कट गया। आगे करते हैं 5 आ गया 2, अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 2, तो ये हमारा जगह 4375 डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4375। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 80, 8 के प्रथम गुणज हमें ज्ञात करने हैं। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83, 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो इसको करने का तरीका है 8/20 इंटू में 1 + 2 + 3 ऐसे करते हैं, हमें 20 तक जाना है, डिवाइड बाई 2 इसको करेंगे आगे। तो 8/20 इंटू में 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, तो काट ली 4 दूनी 8 4 पंचे 20 2 दहां 20, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा हमारा 2/5 सॉरी ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 21, तो 4, ये आ जाएगा हमारा 84, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है, प्रिया मोहित गिरजा प्रीति विजय अनिल और रीटा गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रीता जो अविवाहित है, वो अपनी अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है, जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है। गाइस इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सीटिंग का क्वेश्चन है ये। तो ये है इसका डायग्राम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लोग बैठे हैं, ये 7 लोग बैठे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गोलाकार मेज के मुंह सामने कर बैठे हैं। रीता जो अविवाहित है, वह सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है। अब आपको रीता को बिठाना है, तो रीता को बिठाएंगे आप यहाँ पे, ये हो गई आपकी रीता। कह रहे हो सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ बैठी है, यानी गिरजा के बाईं तरफ बैठी है, ये गिरजा है, तो गिरजा का बाईं तरफ क्या होगा, ये गिरजा का बाईं तरफ होगा। जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है, अपने पति का यानी इसका ये होगा, तो अनिल यहाँ पे हो गया, अनिल के बाएं बैठी है। आगे कह रहा है उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। बाईं, प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ है, यानी हमने माना विजय यहाँ है, इसके तीसरा हो जाएगा यहाँ पे, यानी प्रिया आ गई यहाँ पे। तो मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है। मोहित प्रीति और विजय, यानी विजय यहाँ है, तो मोहित जो है वो प्रीति के बीच में बैठा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या पूछा है, इसे पूछा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सही है। गिरजा रीता प्रीति मोहित विजय अनिल गिरजा और प्रिया, ये 7 लोग बैठे हैं गाइस। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही है। गिरजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। गिरजा विजय के बाएं तीसरे नंबर पर है, नहीं ये तो नहीं है। फिर कह रहे हैं कि प्रिया रीता का बिल्कुल दाईं बगल में है। प्रिया रीता के बिल्कुल दाएं बगल में, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस,
देखते हैं क्या ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा जगह अनिल की है। अनिल प्रिया के बिल्कुल प्रीति के दाईं तरफ से चौथी है। अनिल की जगह जो है वो प्रीति के दाईं तरफ से चौथी है। बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। डायग्राम आप ऊपर बनाया था मैंने, देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि क्रम से पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा नहीं है, यानी डायग्राम जो ऊपर बनाया था उसमें क्या था कि रीता बिजोय के बगल में नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रीता बिजोय के बगल में नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या कह रहा है गाइस, 87 में कह रहा है यदि x393 x393 11 से डिविजिबल है, विभाजित हो, तो सबसे छोटी यानी हमें x निकालना है। x क्या होगा, x निकालने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है या तो आपको 11 का डिविजिबल पता होना चाहिए, 11 का डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसकी बेस्ट ट्रिक है, इनके विषम स्थानों का योग या तो 0 हो या 11 का गुणज लाने के लिए हमें 8 लेना पड़ेगा। x इजिकल टू 8, यहाँ पे 8 रखेंगे तो 11 सत्ते 77 6 11 6 के 66 3 11 6 के 66, यानी ये x इजिकल टू 8 लेने पर हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है अनीता अनुज के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, तो अनीता अनुज से अर्जुन से कैसे संबंधित है। अनीता जो है कोई, वो अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं कि जो अनीता है अर्जुन के मामा, अर्जुन इनका यानी कोई अर्जुन है उसका मामा के पिता, इनके कोई पिता हैं, उनकी बेटी हैं, तो ये उनकी माँ लगेंगी, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में क्या कह रहा है, 89 में कह रहा है कि 13 19 21 और 22 का लघुत्तम सवर्तक क्या होगा। इसका हमें लघुत्तम सवर्तक निकालना है। निकालने का बेस्ट तरीका है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लें। एलसीएम निकालना है तो इनका एलसीएम मल्टीप्लाई करके इस तरीके से 13 19 21 एंड 22 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किस राज्य केसर की खेती होती है। तो गाइस भारत का एकमात्र देश जम्मू कश्मीर है जहाँ पे केसर की खेती होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है, किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी। तो आप सभी को पता होगा विलियम रोंटगन ने करी थी एक्स किरणों की खोज। तो फिलिप लार्टे ने किसकी करी थी, और मैरी क्यूरी, विलियम्स क्रुक्स, ये तीनों आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन्होंने किसकी खोज करी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में चिन्हों का पता लगाना है हमें। तो 84 12 5 6 इजिकल टू 41 लाना है। तो आप देख रहे हैं कि हम अगर 41 लाना है तो हम अगर इसमें डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड हमारा डी ऑप्शन में ही है, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड प्लस। तो 12 सत्ते 84 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6, तो 7 बजे 35 प्लस 6 यानी 41 इजिकल टू 41, डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछ रहा है कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो गाइस आप सबको पता है कि समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना और तेल फैलाना। देखिए समुद्र में अगर तेल फैल जाएगा तो भी पक्षी और मछलियाँ मर जाएंगी, समुद्री डंपिंग हो जाएगी तो भी, और घर का कचरा वगैरह फेंकेंगे तो भी। तो यानी तट पर मछली पकड़ना ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। और हमारे कई राज्यों में
मछली पकड़ा भी जाता है तट पर जाकर, जो कि उन लोगों का व्यवसाय है। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है इस यमनी पत्रकार और राजनेता का मानवाधिकार के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति सम्मान दिया गया था। तो गाइस जो भी नोबेल हैं, पीस हैं या पुलित्जर हैं, किसी भी तरीके का पुरस्कार हैं, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है कथन और निष्कर्ष। कथन में कह रहा है भारत में जून और सितंबर बरसात का मौसम है। भारत में जून और दिसंबर बरसात का मौसम है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं हुई कि इन 4 महीनों में बारिश होगी। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वो कि भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है। ऐसा भी कहीं निष्कर्ष में नहीं बोला गया हो कि बारिश कब होती है, कैसे होती है। तो नाइदर वन नॉर केस, नाइदर वन नॉर सेकेंड का केस बनेगा ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, स्वतंत्रता से पूर्व इनमें से किस फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। स्वतंत्रता से पूर्व तो पांडिचेरी, पटना, सूरत, गोवा, ये लगभग सभी में था, क्योंकि सबसे पहले जो फ्रांसीसी आए थे वो केरल के तट पे आए थे। तो ये सारी हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, रेलवे ने इग्नोर किया हुआ है, तो आप भी इग्नोर करिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहे हैं, 97 में कह रहा है ABCDEF समरूप त्रिभुज हैं। ABC समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज DEF के, जिसमें BC 4 है, EF 7 है और ABC का क्षेत्रफल हमें 144 वर्ग मिले थे। तो DEF का हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल ABC अपॉन में ट्रायंगल DEF बराबर में है BC का स्क्वायर अपॉन में EF का स्क्वायर, EF का स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। यहाँ पे करेंगे तो इसका स्क्वायर 144 हो जाएगा अपॉन में त्रिभुज DEF बराबर में BC कितना है हमें, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा और EF 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 144 अपॉन में ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू में 16 अपॉन 49। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 इंटू 49 अपॉन में 16। आप इसको काट लेंगे, 16 इंटू में 9, तो 9 9 जा 81, 18 और 9 9 चौक 36 और 1 37, यानी ये आ जाएगा हमारा 37 और 8 36 और 8 44, यानी 441 आ जाएगा हमारा, 441 C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पशुओं की प्रजाति ज़्यादातर किसके कारण लुप्तप्राय हो रही हैं। तो गाइस ये आवास विखंडन है। हर कोई उनको अपने घर में मतलब नहीं रखना चाहता, उनको बाहर भेज देता है दूध निकाल के, जिसके कारण वो लुप्तप्राय की श्रेणी में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें तो आपको 2.326 मल्टीप्लाई 7.26 को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 2 12, यूनिट डिजिट सब में 12 है। आगे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा 4.7। गाइस इस टेस्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो गाइस आवर्त सारणी हमारी जो है वो किसने बनाई है, आपको ये पता ही है कि मेंडलीफ ने हमारी वैज्ञानिक आवर्त सारणी बनाई है। गाइस टेस्ट को करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।